चलिए, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक दैट इज रिलेटेड विद द स्पाइन, है ना। कल हमारा जो सेशन है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस जो है पूछ लेता हूँ। या तो आप मैसेज के फॉर्म में मुझे अब रिप्लाई कीजिएगा या फिर आप बताइएगा कि आपको थोड़ा कल के टॉपिक से रिलेटेड कुछ आपने स्टडी वगैरह किया है या नहीं। ठीक है, तो हाउ मेनी वर्टिब्रास इन स्पाइन, कौन बताएगा? सर 33। वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ कि सर्वाइकल रीजन में कितनी वर्टिब्रास होती हैं? 7। 7। गुड। सभी लोग इंटरैक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट करिए ताकि मजा आए इसमें। थोरेसिक रीजन में कितनी होती हैं? 12। 12। गुड। 12 होती अब है ये, ना। हाँ वेरी गुड। अब मुझे ये बताइए कि टेल बोन में कितनी नर्व्स होती हैं? 8। 5। 1 सर। वन वन। वेरी गुड, है ना। अब मुझे ये बताइए कि जो लंबर रीजन का जो कर्व होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लंबर रीजन में जो नेचुरल कर्व होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस। हाँ, सर्वाइकल रीजन के कर्व को क्या बोलते हैं? लॉर्डोसिस। और सिक्रल कोसेक्जुअल रीजन के कर्व को हम क्या बोलते हैं? काइफोसिस। कैफोसिस। अब ये बताइए कि मोटर नर्व्स क्या होती हैं? Which carries the signal from brain to sensory organs. हाँ, सही है लेकिन पूरा सही नहीं है। और कोई? मोटर नर्व्स के काम क्या होते हैं ये बताओ। मोटर नर्व्स के काम क्या होते हैं? देखिए, मोटर नर्व्स का बेसिकली काम ये होता है कि टू कैरी मैसेज और सिग्नल्स फ्रॉम ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द इन वर्क ऑफ मोटर नर्व्स की जो भी आप मूवमेंट्स करते हो, जैसे हाथों के जो मैं मूवमेंट्स कर रहा हूँ, गर्दन के मूवमेंट्स कर रहा हूँ, पैरों के जो कर रहा हूँ, फ्रॉम ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है। सेंसरी नर्व्स के क्या काम होते हैं? It carries the signal from different parts of the body to the brain. एग्जाम्पल ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स, एग्जाम्पल ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स For बताइए। example, eyes, nose, ears. What perception they receive. व्हाट इज द Those फंक्शन ऑफ आइज, मतलब क्या फंक्शन रहते हैं, थोड़ा सा बताइए। चलिए, बताओ बताओ, जैसे कि नोज का क्या फंक्शन रहेगा, टंग का क्या फंक्शन रहेगा, स्किन का क्या फंक्शन रहेगा, बताओ। शिवम बताओ। सचिन, श्रीदेवी, अमित। देखिए, बेसिकली जो बिल्कुल सही बताया है चारों ने कि द फंक्शन ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स ये रहते हैं, तो जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्रेन तक मैसेज पहुंचाते हैं। जैसे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, है ना, आप कोई भी चीज स्मेल करते हो, जैसे जलने की स्मेल हो या गुलाब की स्मेल हो, वो स्मेल को पहचान के आपके ब्रेन तक मैसेज पहुंचाना। ठीक है। बहुत बढ़िया, ये सुभाष ने बिल्कुल सही कहा। अब टंग का काम होता है टेस्ट करना, जैसे मिर्ची का टेस्ट या स्वीट टेस्ट। जब आप टेस्ट करते हो तो मैसेज जाता है। आप कोई चीज देखते हो विजुअल फॉर्म में, है ना, जैसे आप मुझे देख रहे हो, तो वो गया विजुअल फॉर्म में हो गया। ठीक है। वैसे ही ये जो सेंस ऑर्गन्स के जो फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्रेन तक जो मैसेज पहुंचाते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है। अब एक आखिरी क्वेश्चन, मुझे ये बताइए कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ, है ना, व्हाट आर द डिफरेंट सिम्टम्स ऑफ स्पाइनल
पेन के जो वेरियस सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं? कॉमन सिम्टम्स ही होते हैं, बताओ। अगर किसी को, हिंदी में बोलता हूं, अगर किसी को कमर में दर्द है या गर्दन में दर्द है तो उसको क्या लक्षण आएंगे? The कॉमन pain, सिम्टम्स। Forward bending pain, backward bending pain, ना, इट इज नॉट अबाउट द फॉरवर्ड बेंडिंग पेन, बैकवर्ड बेंडिंग पेन, नॉर्मल सिम्टम। electric pain, sensation of electric numbness आना, झुनझुनी आना, and the pain will radiate to your limbs. गुड, देखो बिल्कुल सही कहा। स्टिफनेस इन द पोस्चर, देखिए ये बिल्कुल सही है। जैसे ये बच्चे जो बता रहे हैं, हमेशा याद रखिए, सर्वाइकल की दिक्कत हो, लंबर की दिक्कत हो, या मैं अगर कहूं बल्ज है या हर्निएशन है या लॉस ऑफ लंबर लोडोसिस है या कैफोसिस है, सबसे पहली चीज आएगी, पहला आता है पेन, दूसरा आता है नमनेस, तीसरा आता है टिंगलिंग, टिंगलिंग के बाद आता है रेडिएटिंग पेन, चौथी चीज जो है इसमें आएगी आपकी स्टिफनेस, स्टिफनेस आएगी तो लैक ऑफ मूवमेंट, है ना। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। अब इसमें क्या होता है कि कई लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, हमें तो चींटी ऐसी चल रही ऐसी यार हमें महसूस होता है, हमें कई बार ऐसा महसूस होता है जैसे बिजली का हल्का हल्का सा करंट हमारे उस पर्टिकुलर पोर्शन में रेडिएट हो रहा है ना। तो कुछ ऐसे कॉमन सिम्टम्स जो है आते हैं। चलिए, आज सबने होमवर्क किया है तो इस तरीके से आप रिप्लाई करोगे तो पढ़ाने में जो है बहुत मजा आता है। अब मैं आपको जो है बताता हूं कि बल्ज और हर्निएशन से हम शुरुआत करते हैं, आसन हम उसके कल पढ़ेंगे। आज एक जनरल इंट्रोडक्शन है, इसी इंट्रोडक्शन में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कभी भी किसी को स्पाइनल इंजरीज जब होती है ना, तो व्हाट डाइट यू कैन रिकमेंड, आप उनको कौन सी डाइट जो है रिकमेंड कर सकते हो, उस बीच क्या खाएं क्या नहीं खाएं जिनसे उनकी रिकवरी जो है फास्ट हो। जनरली क्या होता है कि पेन जब होता है ना तो हम बोलते हैं कि आप हल्का सा, अच्छा थोड़ा स्लो बोलूं, तो उसमें जो है आप रिकवरी कैसे फास्ट हो उस चीज पे आपको जो है ध्यान देना है ना। आप आपके पेशेंट्स को रिकमेंड कीजिए कि ये चीजें खाने से रिकवरी फास्ट होती है, ठीक है। और कल मैं आपको इसके बताऊंगा आसन। चलिए आपके साथ शेयर करता हूं पीपीटी। देखो कल मैंने काफी इसमें प्रैक्टिस करी है कि कल तो मुझे कोई दिक्कत आई नहीं थी जब मैं शेयरिंग जब कर रहा था। लेट्स सी आज दिक्कत जो है बिल्कुल ना, ठीक है। सेशन रिकॉर्डेड मिलेगा ना? हाँ रिकॉर्डेड मिलेगा, मैं रिकॉर्डिंग पे आज डाल दिया है, ठीक है। थैंक यू सर। चलिए आपको स्क्रीन शेयर हो रही है, मुझे एक बार कंफर्म कीजिए। यस सर। थोड़ा बड़ा कर दो सर, बड़ा कर दो, है ना, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, इसको साइड में भी जरा मिनिमाइज कर लेता हूं ताकि मुझे जो है पता रहे कि कब स्क्रीन बंद हो रही है कब नहीं हो रही। स्क्रीन दिखाई दे रहा है? चलिए आज का जो टॉपिक है स्पाइनल डिस्क बल्ज हर्निएशन एंड योगिक मैनेजमेंट थ्रू डाइट एंड योगा थेरेपी। तो इसमें हम बल्ज और हर्निएशन जो है क्या होता है, देखिए कल जो हमने पढ़ा था वो चीजें कुछ कुछ आज फिर से रिपीट होंगी। तो ये समझ लीजिए कि आज ना रिवीजन हो रहा है, क्योंकि क्या होता है कि थोड़ा सा बेसिक आप साथ में पढ़ोगे ना तो उस बेसिक से हेल्प ये मिलती है कि आपको चीजें जल्दी जल्दी रिकॉग्नाइज होती है। होता क्या है कि सब लोग अलग अलग बैकग्राउंड के हैं, आप लोगों में कोई बायो का है, कोई कॉमर्स का है, कोई आर्ट्स का है। जब हम उन चीजों को, उन टर्म्स को बार बार सुनते हैं तो वो चीजें क्या होता है कि सुनने से हमें वो चीजें याद होने लग जाती हैं, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड से इसका हम शुरुआत करेंगे फिर से। जैसे स्पाइनल कॉर्ड जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है जो ब्रेन से मैसेज ट्रांसमिट करता है, जो आपकी स्पाइन से होते हुए डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में जाते हैं, जैसे कि हाथों में, पैरों में, ऑर्गन्स में जो मैसेजेस जो जाते हैं एक ट्रांसमिट, मतलब एक तरीके की कैनाल से ट्रांसमिट होते हुए डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडीज में जाते हैं। इसीलिए स्पाइन जो है एक सिलेंड्रिकल जो है स्ट्रक्चर है जो नर्व टिश्यूज का जो है बना हुआ रहता है।
जो ब्रेन स्टेम क्या करता है कि जो सिर से कनेक्टेड रहता है ना, हेड से कनेक्टेड रहता है, और ये वर्टिब्रल कॉलम से होता हुआ टेलबोन तक आता है। इसका मेनली काम क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड का कम्युनिकेशन देना ब्रेन से रेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। और ये कौन कौन सी चीजें ट्रांसमिट करता है, सेंसरी और मोटर। आपने कई बार टीवी में देखा होगा, या कई बार आपने पेशेंट्स देखे हों या मिले हों आप लोग आपके सर्कल में या आपके सेंटर्स पे, या आप कहीं प्रैक्टिस की हो, वहां पे आपने देखा होगा जब पैरालिसिस वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनको आप पिंच करो, कोई चीज सेंसेशन महसूस नहीं होती है ना, बोलते हमें कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनके सेंसरी जो उनके सिग्नल्स हैं वो भी ट्रांसमिट नहीं हो रहे हैं, और मोटर मूवमेंट्स भी जो है नहीं हो रहे। तो ये दोनों ही तरह के सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने का जो है काम करता है। और वर्टिब्रल कॉलम में जैसे आप लोगों ने अभी बताया है कि एक फ्लेक्सिबल बॉडी स्ट्रक्चर है जो प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। अब ये सपोर्ट किस किस चीज को करता है, ये हेड को करता है, साथ में रिब्स को करता है, मसल से जो है अटैच रहे, है ना। और किन चीजों को करेगा, ये आपके हाथों को करेगा, शोल्डर्स को करेगा, ये हमारे लंबर वाले जॉइंट्स को भी करता है, पेल्विक रीजन को भी जो है कनेक्ट करता है। एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। 33 वर्टिब्रास हैं, 24 आर आर्टिकुलेटिंग जो सर्वाइकल थोरेसिक लंबर में है, 9 आर फ्यूज सिक्रल और टेलबोन, ठीक है। अब हम इस हर एक वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क होती है, उस डिस्क को हम जो है इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है हम बोलते हैं, है ना, जिसका मेन काम क्या होता है, टू प्रोवाइड द कुशन। जब आप आगे पीछे दाएं बाएं रोटेशनल मूवमेंट करें, उठें बैठे चले दौड़ें, तो उनमें आपको एक कुशन प्रोवाइड करने का जो है काम करते हैं। देखिए रीजन वाइज है, सर्वाइकल में 7, थोरेसिक में 12, लंबर में 5, सिक्रल में 5 और टेलबोन में 1। और इनके देखिए शेप्स भी थोड़े थोड़े अलग होते हैं, सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर। और आपको एक बात और बता दूं, सबसे ज्यादा वेट वियरिंग जो रीजन जो होता है ना पूरी स्पाइन में, सबसे ज्यादा वो होता है हमारा लंबर वाला रीजन। लंबर वाले रीजन में ये मजबूत भी ज्यादा होती है वर्टिब्रास, और सबसे ज्यादा बॉडी का वेट जो है वियर करता है। जो लोग ओबेसिटी वाले होते हैं, पेट निकला हुआ रहता है, आप देखो जब पेट आगे निकलेगा ना तो लंबर वाला रीजन कर्व बन जाता है और वो आगे की तरफ चला जाता है, गड्ढा हो जाता है एकदम, है ना, यू सी का यू बन जाता है। सीधी बात कहूं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देखिए, प्रेगनेंसी तो क्या है, एक नेचुरल चीज है कि जब तक बच्चा यूट्रस में रहेगा, है ना, जब तक डिलीवरी नहीं होगी तब तक उसको होल्ड करना पड़ता है, उसको सपोर्ट करने के लिए एक गड्ढा जैसा हो जाता है। लेकिन जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है, धीरे धीरे स्पाइन अपना शेप रीगेन करना जो है शुरू कर देती है, ठीक है। इसके बाद देखिए नॉर्मली हमने पढ़ाई था, सर्वाइकल में 7 जो नेक में होती हैं, रिब्स से अटैच हैं, लंबर में 5 हैं, और सिक्रल और टेलबोन जो है फ्यूज होती हैं, सिक्रल 5 होती हैं, कोसेक्स 4 होती हैं। इन दोनों को अगर जोड़ें तो 9 हो जाती हैं, और अगर इंडिविजुअल बोन बोने तो 2 बोन्स जो है प्रेजेंट होती है। अब फंक्शंस क्या होते हैं वर्टिब्रल कॉलम के, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या होता है? पहली चीज है प्रोटेक्शन, स्पाइनल कॉर्ड। दूसरी चीज है मसल्स को सपोर्ट करना। मसल्स कौन से? आपकी रिब्स के हो गए, आपकी बेली के हो गए, बैक के हो गए, हिप्स के हो गए, शोल्डर्स के हो गए, स्कैपुला के हो गए। उनको जो है मूवमेंट्स में जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। शॉक एब्जॉर्वर है ना, जिसकी कमर में दर्द है वो शॉक एब्जॉर्वर होते हैं क्या? नहीं, जरा सा चलेगा दौड़ेगा वजन उठाएगा दर्द होना जो है शुरू हो जाएगा। तो ये क्या फंक्शंस हैं वर्टिब्रल कॉलम के। इसी में अगर हम कहें कनेक्शन टू द नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम से भी कनेक्ट करता है, जिससे मोटर और सेंसरी सिग्नल्स जो है ट्रांसमिट हो। ये आपके रिब्स, बैक, नेक मसल्स को जो है अटैच करके रखता है, और ये वेट को ट्रांजिट करने में हेल्प करता है। ट्रांसमिट मतलब वेट डिस्ट्रीब्यूशन का भी जो है काम करता है। अगर आप देखिए, अगर कोई पुष्पा की तरह जिसका पोस्चर होगा, एक कंधा ऊंचा एक कंधा नीचे, हिप जॉइंट ऊंचा नीचा, तो इसमें वेट बैलेंसिंग में भी दिक्कत आती है। तो धीरे धीरे एक साइड से कर्व बढ़ते जाएगा और पेन होना जो है शुरू हो जाता है। मल्टीपल कंप्रेशन। एक आइडियल पोस्चर क्या होता है? अगर हम किसी को कहेंगे आपका आइडियल पोस्चर है गर्दन जब सीधी करके हम खड़े होते हैं, कंधे एक सीध में आने चाहिए,
हिप जॉइंट एक सीध में आनी चाहिए, घुटने एक सीध में आने चाहिए, नहीं तो जहां भी अगर इनबैलेंस होगा तो आप मान के चलिए शोल्डर्स अनइवन है, हिप जॉइंट अनइवन है, तो घुटने अनइवन होंगे तो घुटने की प्रॉब्लम होना, एंकल में पेन होना, कमर में पेन होना बहुत ही ज्यादा कॉमन होता है। इसीलिए देयर शुड बी द आइडियल एंड अ गुड पोस्चर, दैट पोस्चर वी कॉल द बैलेंस बॉडी पोस्चर। अब इंटरवर्टिबल डिस्क का देखिए मेनली काम होता है एक तरीके का, ये पहला काम है, ये आपकी दो बोन्स को सेपरेट करके रखती है, ठीक है, इनको आपस में मिलने नहीं देगी, मिलेंगी तो क्या हो जाएंगी, फ्यूज हो जाएंगी, उनको फ्यूज नहीं होने देती, आर्टिकुलेटिंग होने देती है, जिससे कि आगे पीछे दाएं बाएं वाले मूवमेंट्स हो। दूसरा मेन काम होता है, जैसे गाड़ी में शॉकअप्स होते हैं ना, गाड़ी के शॉकअप्स का काम क्या होता है कि जब आप चलाते हो तो गड्ढे आए या स्पीड ब्रेकर आए, आप जब उसमें से निकलो ना तो आपको दचका नहीं लगे, आप जब जाओ तो वो शॉक्स को एब्सॉर्ब कर ले। वैसे ही हमारी बॉडी जब भी चले फिरे बैठे उठे तो उन शॉक्स को इजीली एब्सॉर्ब कर पाए। हमारी इंटरवर्टिबल डिस्क का बाहर वाला रीजन ना थोड़ा टफ होता है और हार्ड होता है, अंदर वाला रीजन जो है इट इज अ जेली लाइक स्ट्रक्चर, और जो हार्ड होता है ना ये जो है स्ट्रेचेबल होता है इजीली, है ना, आप इसको दबाओगे, जैसे बॉल को आप दबाते हो ना तो कैसे स्ट्रेच हो जाती है, फिर अपना शेप रिगेन कर लेती है, तो ये क्या होता है फ्लेक्सिबल टिश्यूज जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो जिससे कि इलास्टिक इश्यूज में कहूंगा, इलास्टिक टिश्यूज उनका मेजरली काम ये होता है कि स्ट्रेच होके अपना शेप जो है रिगेन कर लेते हैं। तो ये स्ट्रेचेबल्स होते हैं, तभी तो आप आगे झुकोगे तो आगे के मूवमेंट्स होते हैं, पीछे झुकोगे तो पीछे के होते हैं। जैसे अगर हम कहें कि आसन लगाते हैं, अगर आपने लगाया हल आसन, हल आसन में देखिए कंप्लीट स्ट्रेच आ जाता है, जब तक आपकी स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी, वो कब आती है, जब आर्टिकुलेटिंग वर्टिब्रास में मूवमेंट हो। जब आप पश्चिमोत्तानासन लगाते हो तब भी खिंचाव है, जब आप धनुरासन लगाते हो तो दबाव आ रहा है ना, तो स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी स्पेशली किसमें है, ये आपके आर्टिकुलेटिंग मूवमेंट्स में। अब देखिए ये आउटर लेयर है, ये इनर लेयर है, तो ये आउटर लेयर जो है ये टाइप 1 कोलेजन्स का बना हुआ रहता है, ये एक तरीके का प्रोटीन है ना। जब हम इसकी डाइट पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि टाइप 1 कोलेजन जो है कौन सी चीज खाने से हमें पर्याप्त मात्रा में मिलता है, जिससे कि हमारी डिस्क और टिश्यूज की रिकवरी जो है फास्ट होती है, ठीक है। और इसमें जो न्यूक्लियस है इसमें टाइप 2 कोलेजन होता है, तो ये भी हम देखेंगे ये कौन सी डाइट्स में जो है प्रेजेंट होता है। और इसमें जो है देखिए जब भी डिस्क जो है स्ट्रेच आउट होती है ना, मैं आपको एक स्क्रीन जो है बंद करके आपको एक एग्जांपल जो है देना चाहूंगा इसका। मैं स्क्रीन अब शेयर नहीं कर रहा हूं, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा। देखिए अब ये जो आप डिस्क देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो, ये जो इंटरवर्टिबल डिस्क है, ये बाहर वाला रीजन, ये जो है इसको हम बोलते हैं एनुलस, जो कि हार्ड मटेरियल का जो है बना हुआ रहता है। अदरवाइज डिस्क जो है ऐसी रहती है। ये देखिए ये जो आप देख रहे हो ये इंटरवर्टिबल डिस्क है ये। और ये जो आप देख रहे हो, जब भी प्रॉब्लम होगी बल्ज वाली जो हम पढ़ने वाले हैं, तो ये एक इस तरीके से जो रेड वाला पोर्शन आप देख रहे हो ना, ये बाहर की तरफ निकल के आके ये नस को दबाने लग जाता है। तो ये जो कंडीशन जो होती है, दैट कंडीशन वी कॉल द बल्ज कंडीशन। और जो रीजन जो बाहर आ रहा है, अगर ये रीजन टियर हो जाए, टियर होना मतलब फट जाए, है ना, तो ये इसमें से जो अंदर का न्यूक्लियस है स्लोली इट कम्स आउट, है ना। अब देखिए काम देखिए क्या है इसका डिस्क का, ये दबा रहे हैं शेप रिगेन कर रही है, ये आपके बैकवर्ड मूवमेंट्स करवा पा रही है, ये आपके फॉरवर्ड मूवमेंट्स करा पा रही है, ये आपके साइड मूवमेंट्स भी पॉसिबल हो रहे हैं। व्हाई ऑल दिस मूवमेंट्स आर पॉसिबल, इट इज ऑल बिकॉज इट इज ड्यू टू द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। जब हम रिपोर्ट्स देखते हैं तो उसमें कभी भी ये मेंशन नहीं होता है कि डिस्क टियर है कि नहीं है, वहां ये रहेगा बल्ज कंडीशन लिखी रहेगी, बल्ज का मतलब होता है ये स्ट्रेच आउट हो गया है बाहर की तरफ, या हर्निएशन लिखा रहेगा, हर्निएशन का मतलब है कि ये बाहर निकल के ये जो है टियर हो गया है, टियर हो गया है बाहर निकल के।
तो इन ये कंडीशंस जो है आपको रिपोर्ट्स में जो है मेंशन रहेगी, लेकिन ये जरूर मेंशन रहेगा, जस्ट फॉर एग्जांपल ये L1 L2 है ना, तो देयर इज अ बल्ज L1 एंड L2, और फिर उसमें जो है उसके डायमीटर्स या उसके जितने इसका सर्कमफेरेंस या रेडियस जो है बड़ा है वो उसमें जो है मेंशन रहता है। तो मतलब ये आप चीज समझ गए हो, तो आपको रिपोर्ट्स को जब आप पढ़ोगे ना तो यू कैन इमेजिन एक्चुअली व्हाट इज द प्रॉब्लम और किस रीजन में जो है प्रॉब्लम है। हम टॉपिक पे जो एक बार वापस आते हैं, इसमें हम और यही चीज है, मैंने आपको कल भी मैंने बताई थी, ये दो वर्टिब्रास के बीच में डिस्क है, ये साइड व्यू है, ठीक है। जब आप रेडियो फिल्म देखोगे तो एक साइड व्यू हमेशा प्रेजेंट रहेगा। ये जो आप व्हाइट देख रहे हो ना, ये हमारी स्पाइनल कैनाल है। अब देखिए ये जो आप देख रहे हो एक दो, ये व्हाइट व्हाइट है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कल में भी मैंने आपको बताया था, जब ये स्पाइनल कैनाल में घुसी, इसमें हल्का सा बल्ज है, ये ब्लैक होना स्टार्ट हुआ, वहीं ये पूरी ब्लैक हो गई है, तो मतलब ये वाला रीजन जो है प्रॉब्लम वाला रीजन है, ये है बल्ज। और ये है टॉप व्यू। अब देखिए ये टॉप व्यू दिख रहा है, ये पॉइंट, ये इस जगह से हल्की सी बल्ज है, ठीक है। अब इसका मेनली काम क्या है, शॉक एब्जॉर्वर है, लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो है काम करती है, आगे झुकना, पीछे झुकना, साइड के रोटेशंस करना, ये सारे मूवमेंट्स जो है इट इज पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ, ओनली ड्यू टू, मैं तो ये कहूंगा इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, ये कभी भी आपके सिक्रल और टेलबोन में नहीं होता है। अब कर्वेचर्स की बात करें, आप लोगों ने बताया सर्वाइकल में लोडोसिस, थोरेसिक में कैफोसिस, और थोरेस लंबर में लोडोसिस, और सिक्रल रीजन जो हमारा सिक्रल और टेलबोन है उसमें भी कैफोसिस कर्व होता है। कर्व्स जो है अपने अपने नेचुरल होते हैं, ये सभी के नेचुरल है, आपके मेरे सबके नेचुरल है, लेकिन कई बार कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनके कंधे ऊंचे नीचे हैं, तो वो नेचुरल नहीं है, उनको कर्वेचर रिलेटेड डिफॉर्मिटी है, पहला केस। दूसरा मैं आपको ये कहूंगा कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को आप देखिए दिन भर काम करते हैं, सिस्टम के आगे बैठे रहते हैं, तो उनके कंधे आगे से राउंडेड ऐसे हो जाते हैं यूं, ठीक है। जिन लोगों को ओबेसिटी वाले पेशेंट्स होते हैं उनके कंधे राउंडेड रहेंगे और पीठ में जो है गड्ढा रहता है, नॉर्मल चीज। तो ये क्या है, पैदा तो हुए थे नॉर्मल कर्व से, लेकिन ड्यू टू द सेडेंटरी अनहेल्थी लाइफस्टाइल के कारण इनको पोस्चरल डिफॉर्मिटीज होने लगी है। ड्यू टू, क्यों हुई है, ड्यू टू द लैक ऑफ एक्सरसाइज। आप कोई भी एक्सरसाइज करो, आपका एक देयर शुड बी द रूटीन, वॉक करो, योगा करो, आप जो है एरोबिक्स करो, डांस करो, इफ यू आर डूइंग एनी एक्सरसाइज, तो क्या होता है आपकी जॉइंट्स खुले हुए रहते हैं, मूवमेंट्स प्रॉपर होते रहते हैं, मोबिलिटी प्रॉपर बनी हुई रहती है। तो ये नेचुरल कर्व्स हैं, ये सभी के होते हैं, लेकिन किसी किसी को बाइबर डिफॉर्मिटी होती है, किसी किसी को ड्यू टू द, हम ये कहेंगे जॉब्स के कारण होती है, किसी किसी को ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण होती है। जॉब्स वालों को हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल डिफॉर्मिटी। अब इसके बाद फेसेट जॉइंट्स, जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो वर्टिब्रा है ना, ये वर्टिब्रा का, ये सॉरी, ये स्पाइनल कॉर्ड का ना पीछे वाला रीजन है, ये पीछे से जुड़ी हुई रहती है, आगे से तो कोई जुड़ी हुई नहीं रहती है ना। डमी मॉडल जैसे मैं आपको इसमें दिखाता हूं, आप इसको देखिएगा एक बार, ये आगे से नहीं जुड़ी हैं, ये तो पीछे से जुड़ी हैं। ये पीछे से अगर आप देखोगे तो ये देखिए, ये जुड़ा हुआ रीजन है फेसेट जॉइंट्स। फेसेट जॉइंट्स का काम ये होता है मोबिलिटी, आगे पीछे झुकने में आती है, क्योंकि जुड़े हुए रहते हैं, उसको स्टिक करके रखते हैं। इनमें साइनोवियल फ्लूइड जो है प्रेजेंट होता है, स्टेबलाइज करके रखना और लोड बियर करने में हेल्प करता है। और साथ ही साथ यहाँ पे ये फेसेट कैप्सूल, इस जगह पे साइनोवियल फ्लूइड जो है प्रेजेंट होता है। अगर ये फ्लूइड ड्राई होने लग जाएगा, भले ही डिस्क हेल्थी है, लेकिन ये ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। और अगर एक बार ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब ये है कि वहां पे जो साइनोवियल फ्लूइड है इट बिकम्स ड्राई। ड्राई होगा तो क्या होगा, जैसे हमारे चैनल गेट होते हैं,
अगर उनका ग्रीस सूख जाए तो क्या होता है, शटर टाइट होने लग जाता है। तो वैसे ही ये फैसेट जॉइंट्स स्लोली स्लोली स्टिफ होना शुरू होंगे, और जब ये स्टिफ होंगे तो धीरे धीरे मूवमेंट्स कम हो जाएंगे। फिर बाद में यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी सर्जरी करानी पड़ती है। फिर इसमें सर्जरी जब भी कराएंगे तो यहाँ पे एक एलिमेंट जो है अप्लाई स्क्रू वगैरह लगा देते हैं, तो जिससे मूवमेंट्स जो है होते रहते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं। रिस्ट्रिक्शंस कैसे होते हैं, आप आगे नहीं झुक सकते हो पूरा, पीछे ज्यादा नहीं झुक सकते हो, ज्यादा मूवमेंट्स नहीं कर सकते हो, आप बिल्कुल सीधे रहो, सीधे उठो, सीधे चलो, सीधे बैठो, दैट्स इट। अब इसके बाद ये तो आपने देखा, ये 5 रीजन्स हैं, ये इंटरवर्टिबल डिस्क है, ये एनुलस, ये अंदर न्यूक्लियस, ठीक है। इसके बाद सेंसरी नर्व्स हमने देखी, देयर इज अ 31 पेयर, 8 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, लंबर, सिक्रल और कोसेक्सियल। अब इसके बाद जो है हमारा टॉपिक अब स्टार्ट होगा, ठीक है, वो ये सेंसरी मोटर्स, ठीक है। इसके बाद देखिए डिस्क बल्ज, ये है आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक। बल्ज का मतलब ये होता है कि जैसे ये इसमें अलग अलग डिफॉर्मिटीज हैं। थिनिंग डिस्क का मतलब होता है कि ये जो अंदर की डिस्क है, जैसे ये अंदर की डिस्क है, थिनिंग डिस्क का एग्जांपल लीजिए, ये एग्जांपल लीजिए, ये दोनों डमी मॉडल है। ये हेल्थी डिस्क है, अब इसकी डिस्क अंदर से सूख गई है, थिन हो गई है, मतलब पतली हो गई है ना, ये एजिंग के कारण भी होता है, ठीक है। दूसरा है बल्ज, बल्ज का मतलब होता है कि यहां से एक तरफ से रेड रेड जैसा एक बबल जैसा निकल जाना, यहां से नॉर्मल है लेकिन यहां से एक बबल जैसा निकल के आ गया है। हर्निएटेड का मतलब ये होता है कि जब ये बबल जैसा बस्ट आउट हो जाए और उसमें से लिक्विड जो है बाहर आता है, जैसे अभी डायग्राम देखिए, बाहर वाला जो एनुलस है, अब ये यहां से नॉर्मल है लेकिन ये स्ट्रेच आउट फ्रॉम वन डायरेक्शन और स्टार्ट कंप्रेसिंग, ये कंप्रेस कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, केवल यहीं तक स्ट्रेच आउट तक अगर कंडीशन है तो उसको बल्ज कहेंगे, लेकिन अगर ये जो फ्लूइड है इनकी लेयर्स को डैमेज करके बाहर आए तो उसको हम हर्निएशन बोलते हैं। डिस्क बल्ज का मतलब सिंपल सा है, कैन स्ट्रेच एंड बल्ज, बल्ज मतलब होता है बाहर आना, कौन सी तरफ, बाहर की तरफ, ये अंदर तो नहीं जा रहा है, ये बाहर आ रहा है, तो ये बल्ज मतलब होता है आउटवर्ड डायरेक्शन में किसी एक तरफ स्ट्रेच आउट होना। इसीलिए बल्ज और हर्निएशन की कंडीशन में पेशेंट्स को 95% मैं कहूंगा या 96% केवल जिस साइड से, जैसे अगर ये इस साइड से हुई है स्ट्रेच आउट तो उनको केवल, फॉर एग्जांपल लीजिए, अगर राइट साइड से स्ट्रेच आउट है तो राइट साइड पेन होगा, लेफ्ट साइड से स्ट्रेच आउट है तो लेफ्ट साइड ही पेन होगा। इसीलिए इसमें जब हम आसनों का अभ्यास कराते हैं तो हमेशा एक साइड के आसन ही कराते हैं, कभी भी हम 2 साइड के नहीं कराते। 2 साइड के आसन हम कब कराते हैं, जब पेशेंट का एक साइड का दर्द बंद हो जाए, इसके बाद हम दोनों साइड की कराना शुरू करते हैं ट्विस्टिंग, इसके बाद हम उनको कॉम्बिनेशंस में कराना शुरू करते हैं, सो दैट द प्रॉब्लम विल नॉट रिपीट अगेन, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, ये बल्ज के भी कई प्रकार होते हैं, कई बार रिपोर्ट्स में लिखा हुआ रहेगा ये बल्ज है। अब ये देखिए, ये जो ग्रीन वाला जो रीजन आप देख रहे हो, इट इज अ नेचुरल शेप एंड नेचुरल डायमीटर। अगर ये आप देखिए स्ट्रेच आउट हो रहा है, ये स्ट्रेच आउट होके आ गया, तो इसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंशियल। सर्कमफेरेंशियल को इस तरीके से समझिए, जैसे ये हमारा क्रिकेट ग्राउंड है, ठीक है, ये क्रिकेट ग्राउंड है। अभी क्रिकेट ग्राउंड में हम देखते हैं ना, एक 4 वाली बाउंड्री होती है, चौका मारते हो और उसके पीछे एक डिस्प्ले लगा हुआ रहता है, यहाँ एडवर्टाइजमेंट आता है, हमने देखा ना, वहां बच्चे भी खड़े रहते हैं, जब बॉल आती है बाउंड्री क्रॉस करके उसको पकड़ते हैं, तो क्या होता है, हमारा स्पाइन का ये डायमीटर है, स्पाइन का नहीं, हमारे इंटरवर्टिबल डिस्क का ये डायमीटर होता है। जब ये स्ट्रेच आउट हो जाए, है ना, ये तो क्या चारों तरफ से हो रहा है, जब ये स्ट्रेच आउट हुआ एक साइड से तो ये यहां से बल्ज हो जाएगा, ये जो इतना एक्स्ट्रा निकला है ना, ये बल्ज है। इधर से होगा तो इधर से बल्ज हो जाएगा, इधर से होगा तो इधर से बल्ज हो जाएगा। तो ये देखिए, ये सर्कमफेरेंशियल ऐसा, तो सर्कमफेरेंशियल का मतलब ये होता है कि चारों तरफ से डिस्क का स्ट्रेच आउट होना, ठीक है। और एसिमेट्रिक, ये देखिए सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक,
एसिमेट्रिक में क्या होता है, किसी एक साइड से बाहर आना। ये देखिए डायग्राम दिख रहा है आपको, एक साइड से बाहर है और यहाँ पे आप देखोगे तो चारों तरफ से बाहर है। तो सरकमफ्रेंशियल 25-25-25% है। तो ये देखिए इस तरफ से बाहर आया है, तो पेशेंट को, ये हम राइट साइड इसको अज्यूम करें तो राइट साइड ही पेन होगा यहां से। तो ये बिल्कुल उनका जो डायमीटर है बिल्कुल सही है। इसी को अगर हम कहें नॉर्मल डिस्क ये है, ये बल्ज हुआ है, ये बल्ज जो है हमारा सरकमफ्रेंशियल है, ये वाला सरकमफ्रेंशियल को ही हम जो है कहते हैं सिमेट्रिक बल्ज। और ये वाला जो आप देख रहे हो ये है एसिमेट्रिक, एक साइड से निकला हुआ है। जब एक साइड से निकलेगा तो एक साइड की नस को प्रेस करेगा। जैसे ये देखिए, ये दो वर्टिब्रास हैं, इनके बीच में डिस्क है, ये एक साइड से स्ट्रेच आउट होकर नर्व को प्रेस कर रही है। अब ये देखिए सिमेट्रिकल बल्ज, तो ये चारों तरफ से, उसी को आप इसको याद रखिएगा, उसी को हम बोलते हैं सरकमफेरेंशियल, इसको सिमेट्रिकल बल्ज। ब्रॉड बेस, ब्रॉड जैसे अब्रॉड जाते हैं, मतलब अपनी सीमा से बाहर, भारत की सीमा से बाहर जाना, तो वैसे ही ये ब्रॉड, तो ये कहाँ हुआ, अब्रॉड आ गए बाहर, तो ये बाहर की तरफ डिस्क आई। हर्निएट हो गई, मतलब क्या हो गया, हर्निएशन का मतलब ये होता है कि जो डिस्क स्ट्रेच आउट होके बाहर आई थी वो टियर है। फोकल ये बीच में आई थी, तो इसमें दोनों साइड पेन होगा, ये एक साइड आई है तो एक साइड पेन होगा। प्रोस्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि डिस्क स्ट्रेच आउट हुई है लेकिन हर्निएट नहीं हुई। प्रोस्टिट्यूशन का मतलब ये है कि द डिस्क हैज बीन स्ट्रेच आउट बट द डिस्क हैज नॉट बीन टियर, टियर नहीं हुई है। और एक्सट्रूशन का मतलब है कि वो हर्निएशन हो गया है। ये समझ में आया आप लोगों को? नहीं तो मैं एक बार और रिपीट कर सकता हूँ, कोई भी एक जन बोल सकता है, ठीक है? मैं एक बार रिपीट करता हूं। देखिए ये मेरा डायग्राम आपको दिख रहा है, एक बार मुझे ये बताइए आप। हाँ सर दिख रहा है। डमी मॉडल Yes, sir. दिख रहा है? देखिए एग्जांपल लीजिए, ये डमी मॉडल है, इस डमी मॉडल में ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। अगर ये डिस्क जो है ऐसे स्ट्रेच आउट करें हम इसको, ये तो बाहर की तरफ आ गई। ये देखिए, ये अगर हमने स्ट्रेच आउट करा चारों तरफ से आ रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बताओ? सरकमफेरेंशियल। क्या बोलेंगे? चारों तरफ से देखिए रेडियस वो बढ़ गया ना, डायमीटर चारों तरफ से, तो इसको बोलेंगे सरकमफेरेंशियल। और अगर यही डिस्क एक साइड से अगर बाहर आएगी, है ना, जैसे इस वाले डमी मॉडल में देखिए एक साइड से ये वाली कंडीशन दिख रही है आपको, तो इसको बोलते हैं एसिमेट्रिक बल्ज। सरकमफेरेंशियल को ही हम सिमेट्रिक बोलते हैं और एसिमेट्रिक बल्ज। इसमें अंतर समझ में आया क्या? मुझे कंफर्म कीजिए जरा एक बार। क्लियर है? आगे बढ़ू? Yes, sir. ठीक है। यस सर। अब इसी में, अब इसको थोड़ा सा आप समझिए। अगर यही जो बाहर निकला हुआ जो रीजन है, ये जो बाहर निकला हुआ रीजन है, अगर यही रीजन बल्ज है, अगर ये बल्ज टियर हो जाए तो उसको हम बोलते हैं हर्निएशन। बस यही अंतर है। इसी चीज को अगर घुमा फिरा के आपको बता रहा हूं, बस वही चीज है। ये एग्जांपल जो लिया है वो क्रिकेट ग्राउंड का लिया है, क्योंकि क्रिकेट ग्राउंड जो है पूरा गोल होता है। जब सिमेट्रिक होगा तो ये पूरी जो बाहर वाली बाउंड्री है, चौका लगने के बाद जहां बॉल जाती है डिस्प्ले में, ये वो डिस्प्ले जो है सिमेट्रिक हो जाएगा। यहीं अगर मैं बात करूं, एक मिनट, यही मैं अगर मैं बात करता हूं आपसे, ये वाली एसिमेट्रिक बल्ज, तो ये एक साइड से ही है, मतलब निकला हुआ। बस इतना आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है? एक मिनट, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। हाँ, इसके बाद हर्निएशन, हर्निएशन भी पढ़ो तो आपको और जो है क्लियर हो जाएगा। अब देखिए नॉर्मल हमारा इंटरवर्टिबल डिस्क है, बाहर वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं एनुलस। इसमें क्या लेयर्स होती हैं, जब आप देख रहे हो ये अलग अलग लेयर्स होती हैं। जब ये अलग अलग लेयर्स स्ट्रेच आउट होके टियर हो जाती हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं
हर्निएशन, हर्निएशन, आपको हर्निया पता है क्या होता है? कभी नाभि पे होता है तो बॉल जैसी बाहर निकल आती है, कभी ये इंटेस्टाइनल इनग्वाइनल हर्निया हो तो वो वहां पे बबल जैसा जो है नीचे निकल आता है। इनग्वाइनल में होता है क्या, इंटेस्टाइन्स नीचे की तरफ जाती हैं, तो वैसे ही ये स्ट्रेच आउट होके टीयर हो जाता है, ठीक है। और जब टीयर होगा तो क्या होगा, इसका अंदर का जो फ्लूइड है, टिश्यूज है, कभी ऐसा नहीं होता कि फटा तो पूरे टिश्यूज बाहर आ गए, थोड़े से टिश्यूज बाहर आते हैं। और ये जो रीजन जो होता है ना, बाहर वाला रीजन, ये रीजन होता है वेस्कुलर। मैंने आपको पहले भी बताया था जब इंटरवर्टिबल डिस्क पढ़ाया था, वेस्कुलर का मतलब ये होता है कि जिसमें ब्लड सर्कुलेशन होता है। और कौन सा ब्लड सर्कुलेशन? ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेशन। और जहां जहां ऑक्सीजन जाएगा हमारी बॉडी में, वो जगह फिर से रिकवर हो जाती है। जैसे ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन होने के बाद देखा ना आपको, स्किन को स्टिचेस लगा के जोड़ देते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि धीरे धीरे वो वेस्कुलर वॉल्स जो है अपने आप कनेक्ट हो जाती हैं और वो जगह हील होने लग जाती है, ठीक है। सेम अगर आप कहें कि जहां ब्लड नहीं जाता है ना, तो वहां जहां ब्लड नहीं जाएगा धीरे धीरे वो जगह जो है डेड होने लग जाती है। अगर आप आपके हाथ पे रबर बैंड बांधिए, ब्लड सर्कुलेशन को रोकिए, तो धीरे धीरे ये हाथ जो है सुन्न होना शुरू हो जाएगा, सेंसेशन जाना कम हो जाएंगे। तो इसीलिए जो वेस्कुलर जो रीजन होता है, इट हेल्प्स अ लॉट फॉर रिकवरिंग द एनुलस रीजन। और जब ये एनुलस रीजन रिकवर होगा तो ऑटोमेटिकली जो टीयर वाला जो पोर्शन है ना, वो हील हो जाता है और अपने ये नॉर्मल शेप को रिगेन करने लग जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा समय ज्यादा लगता है, कम से कम 2 से 3 महीने। इसके बाद देखिए हर्निएशन क्या है, आउटर पोर्शन ऑफ स्पाइनल डिस्क। आउटर पोर्शन कौन सा, एनुलस वाला पोर्शन ब्रेक डाउन होगा, इनर पोर्शन बाहर आएगा और ये नस को जो है प्रेस करता है, नस को जो है प्रेस करेगा, तो उसको हम बोलते हैं हर्निएशन। फिर से डायग्राम देखिए यहाँ पे, जब ये यहां से निकल के देखिए नर्व स्पेयर के फॉर्म में, ये राइट साइड वाली है तो ये लेफ्ट साइड वाली है, तो ये एक साइड ही पेन करेगा। कभी भी आप इन पेशेंट से जब पूछोगे आपको पेन, बोले हमें सर एक साइड होता है दूसरी साइड बिल्कुल नहीं होता, तो समझ जाओ बल्ज है या हर्निएशन, सीधी बात है। सीधे से आप समझ में आ जाएगा केस कि इनको बल्ज है या हर्निएशन। केवल उन्होंने इतना कहा ना आपको, हमको एक साइड पेन है। एक साइड पेन कैसा, कमर में ही नहीं, बटक तक, थाई तक है, ये काफ्स तक पेन है, तो उनको बल्ज और हर्निएशन ही है। इसके बाद इसी को अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो ये जो हार्ट वाला जो रीजन है वो क्रैक डाउन हो जाए, और है ना आउटर रीजन, और अंदर का जो सॉफ्ट रीजन इट कम्स आउट, तो उसी को हम बोलते हैं हर्निएशन। लेकिन ये हमेशा एक साइड से ही होगा, कमर में होगा तो एक साइड पेन होगा, कमर या पर्टिकुलर पैर में, राइट या लेफ्ट जिस साइड है। गर्दन में होगा तो आपको गर्दन से पूरे शोल्डर, पूरे हाथ उंगलियों तक झुनझुनी आना, सुनपन आना, ऐसा पेन होगा। थोरेसिक में है तो आपको पर्टिकुलर उस कैपुला वाले रीजन के आसपास पेन होगा। इवन उनको इतना सीवियर पेन होता है कई बार की ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करने में भी पेन होता है जब थोरेसिक में हो। अब देखिए इसकी अलग अलग परिभाषा है। स्लिप डिस्क का मतलब ये नहीं होता है कि आप कोई चीज स्लिप हो गई है, नहीं। स्लिप डिस्क का मतलब ये रहता है कि ये जो कंडीशन है, इट मे बी द बल्ज, इट मे बी द हर्निएशन, है ना। बस स्लिप डिस्क का ये मतलब होता है कि ये कंप्रेस कर रही है, किसको, नर्व को कंप्रेस कर रही है। जैसे स्लिप डिस्क में क्या है कि बल्ज हो, हर्निएशन हो, डॉक्टर्स बोलते हैं ना, जैसे कई बार हम पेशेंट आते हैं हमारे पास तो हम उससे पूछते हैं क्या दिक्कत है आपको, तो पेशेंट बोलते हैं हमको स्लिप डिस्क हो गई है। तो बोले अच्छा, तो हम उनसे ये पूछते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सी वाली स्लिप डिस्क हो गई है आपको, तो वो बोलते हैं कि हमें ना, आप रिपोर्ट देख लीजिए, हमें इतना नहीं मालूम, डॉक्टर ने हमें कहा है कि स्लिप डिस्क हो गया है ना। ऐसे ही कई बार पेशेंट बोलते हैं कि हमें स्पॉन्डिलाइसिस हो गया है कमर में, उनको ये नहीं मालूम कि टाइप कौन सा है। हमेशा याद रखिए, इफ यू नो द टाइप ऑफ स्लिप डिस्क, इफ यू नो द टाइप ऑफ स्पॉन्डिलोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस, तो आपको चीजें समझ में आएगी। सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारे योग के विद्यार्थियों के साथ, योग के बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ ये आता है कि बैक पेन है उनको,
तो वो कभी भी ये नहीं पूछेंगे कि एक साइड है, दोनों साइड है, आपको आगे झुकने में है, पीछे झुकने में, ये जरूर पूछ लेते हैं, है ना। लेकिन वो टाइप समझ ही नहीं पाते, तो उसमें क्या करते हैं कि भुजंग आसन, मांजरी आसन, ओष्ट्रासन या उनको त्रिकोण आसन जो है कराते रहते हैं। तो जिससे क्या होता है कि पेन बढ़ जाता है। ये गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि उनने जिनसे सीखा है, उनको पढ़ाने वाले अगर कोई फिजियोथेरेपिस्ट भी रहे होंगे, तो फिजियोथेरेपिस्ट के कभी आप सेशंस लीजिए तो बैक पेन वालों को, तो उनका मेजर काम क्या रहता है कि वी आर ट्राइंग टू डेवलप द स्ट्रेंथ इन दैट पर्टिकुलर रीजन। हम उस पर्टिकुलर रीजन में स्ट्रेंथ डेवलप कर रहे हैं। स्ट्रेंथ कैसे डेवलप होगी? व्हेन यू डू द रिपीटेटिव मूवमेंट। रिपीटेटिव मूवमेंट कैसे? भुजंगासन के ही वो 20 बार करिए, 20 बार करवा दिया। अब पैर उठाने हैं तो 20-20 बार उठाइए, क्रंचेस लगवा दिए। तो वो उनसे हम पूछे भी, बार बार क्यों करा रहे हो? तो बोले कि व्हाट वी हैव स्टडीड दैट इफ वी डू द रिपीटेटिव मूवमेंट, अगर हम रिपीटेटिव मूवमेंट करेंगे तो उस रीजन में स्ट्रेंथ डेवलप होती है। उसमें अगर आप सोच के देखिए, अगर ये डिस्क निकली हुई है और निकली हुई जगह को अगर आप बार बार और रिपीटेटिव मूवमेंट करोगे, भुजंगासन ही करोगे, तो वो बल्ज और ज्यादा बाहर की तरफ आएगा, और जब बाहर की तरफ आएगा तो पेन सीवियर हो जाता है। तो हम सबसे पहले पेशेंट्स को ये भुजंग आसन और ये दूसरे आसन, उष्ट्रासन हुए, ये पश्चिमोत्तान आसन हुए, तो ये आसन करवाना ही बंद करते हैं। सबसे जो बेसिक शुरुआत होती है, दैट वी स्टार्ट विद द नॉर्मल ट्विस्टिंग आसन, नॉर्मल ट्विस्टिंग आसन। और देखिए, आप ये सोच रहे हो कि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा गंभीर है तो हमें उन्हें 1 घंटे भर का सेशन देना, ऐसा नहीं। प्रॉब्लम जितनी क्रॉनिक होगी उतने ही बेसिक आसन से शुरुआत करनी है, और जैसे जैसे उनका दर्द कम होते जाएगा वैसे वैसे हम आसनों को बढ़ाना शुरू कर देते हैं उनकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, रिकवरी के अकॉर्डिंग, बॉडी के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम जड़ से ठीक होने में इट टेक्स द टाइम। मैं आपको कहूंगा कि एक सेशन में उनको आराम मिलता है, हम देते हैं, फिर बोलते हैं कल आके हमें फिर से हो रहा है। देखिए, कोई भी चीज को ठीक होना है, देखिए कोई पोस्चर है उसको ठीक करना है, या कोई वर्टिब्रा है एक जगह से कंप्रेस हो रही है, उसको अपनी जगह पे लेके आना है। आप एक बार कराओगे तो उनको आराम इंस्टेंट मिलता है, लेकिन आफ्टर नेक्स्ट डे पेन फिर होता है, इंटेंसिटी कम होगी। लेकिन जब हम उसको रिपीटेटिवली महीना 1.5 महीना जब हम करवाते हैं तो पेशेंट जो है बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन पेशेंट को आराम डे 1 से आना जो है शुरू हो जाता है। मैं आपको महीना 1.5 महीना इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रॉब्लम को रूट कॉज के साथ खत्म करना है उसके लिए। इसके बाद देखिए डिफरेंस बल्ज और हर्निएशन में। अब देखिए, बल्ज और हर्निएशन में अंतर ये होता है कि आप देखिए, आपने अभी देखा ना यहाँ पे कि ये जो डिस्क है, आउटर रीजन जो है इसको एन्युलस बोलते हैं, इनर रीजन को न्यूक्लियस बोलते हैं। जब ये एक जगह से स्ट्रेच आउट होके ये नर्व को कंप्रेस कर रही है और एक साइड से कंप्रेस नहीं हो रही है, तो ये बल्ज कंडीशन है। वहीं अगर ये डिस्क टियर हो जाती है और फ्लूइड बाहर आ रहा है तो उसको हर्निएटेड। तो कभी भी इसमें कंफ्यूज मत होना। और कभी भी अगर ऐसी कंडीशंस अगर आती हैं तो पेशेंट्स को अगर आप सोचो कि हम नहीं करवाते, कि बहुत ज्यादा सीवियर है, ऐसा नहीं। उनको आप कराओगे नहीं तो सीखोगे नहीं, है ना। एक्सपर्टाइज तभी आती है जब आप क्रॉनिक पेशेंट्स को कराना शुरू करते हो, और जब कराओगे तब उनको बेनिफिट आना शुरू होगा। अगर आप ही डर जाओगे, है ना, अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, तो ऑटोमेटिकली पेशेंट जो है वो तो होप ही छोड़ देगा। बोले हमारा ट्रेनर ही या हमारे सर ही या हमारे थेरेपिस्ट ही वो डर रहे हैं, तो भैया इनसे कराओ क्यों। हम वो अपने आप को फुल्ली सरेंडर तब करेगा जब आप में कॉन्फिडेंस हो। कॉन्फिडेंस कब आएगा? डायग्नोज सही करिए और ट्रीटमेंट दीजिए। अब जैसे इसमें आप देखिए, इसमें केवल ही स्ट्रेच आउट हुआ है, लेकिन इसमें ये जेल लाइक स्ट्रक्चर जो है बाहर आया है। यही अंतर है बल्ज और हर्निएशन में। अब देखिए, कई बार ये प्रोस्टिट्यूशन, प्रोलैप्स और एक्सट्रूशन और सिक्वेस्ट्रिन ऐसी चीजें जो है लिखी हुई रहती हैं। अब इनको को थोड़ा समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है।
अब देखिए मैं आपको क्यों बताना चाह रहा हूं, ये बल्ज और हर्निएशन के बीच की कंडीशन जो होती है ना, वो होती है डिस्क प्रोट्रूशन। इसमें क्या होता है कि कुछ लेयर्स जो हैं टियर होती हैं, कंप्लीट टियर नहीं होता। और प्रोलैप्स और हर्निएशन सेम है, मैं कहूंगा ये हर्निएशन है, ये सेम, देखिए ये सेम है, इसमें भी स्ट्रेच आउट होके जेल लाइक स्ट्रक्चर बाहर आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। अब इसमें क्या होता है, फ्री रेडिकल सिक्वेस्ट्रीन में क्या होता है कि थोड़ा जेल लाइक स्ट्रक्चर जो है ज्यादा बाहर आ जाता है, लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये सारी कंडीशंस रिकवरेबल हैं, लेकिन समय थोड़ा ज्यादा लगता है। योग तो मैंने देखा है कि लोग कब अडॉप्ट करना शुरू करते हैं, जब वो सोचते हैं कि हमने सब चीजें तो अप्लाई कर ली, फिजियोथेरेपी हो गई, दवाइयां ले ली, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया और कहीं सुन लिया चलो योग भी ट्राई कर लेते हैं, केवल ट्राई कर लेते हैं, उस कंडीशन में आके ये करना जो है शुरू करते हैं। ठीक है, और होता इतना अच्छा है कि वो रिकवर होना शुरू हो जाते हैं और ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन सही तरीके से डायग्नोस करना और सही तरीके से ट्रीटमेंट देना उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब सिम्टम्स देखिए क्या होते हैं। बेसिक सबसे पहला सिम्टम ये है कि जब हम चलते हैं तो चलते वक्त एक साइड पेन महसूस होना, है ना, नॉर्मल वॉक करते हैं, जैसे कई लोग पेशेंट्स ऐसे भी मिले हैं जो गांव वगैरह से आते हैं, हमको दर्द होता है हम तो चलते हैं, लेकिन ज्यादा चलने से भी कमर में दर्द आता है, क्योंकि सबसे ज्यादा वेट बियरिंग रीजन कौन सा होता है, इट्स द लंबर रीजन। ज्यादा चलोगे तो पेन होगा, तो उसमें चलना है जब दर्द कम हो, साथ में सपोर्ट के लिए बेल्ट पहन के चलाओ, लंबो सिक्रल बेल्ट बोलते हैं। और दूसरी चीज ये रहती है कि जब आप चलोगे, है ना, तो उसमें ज्यादा नहीं चलना है, यू हैव टू टेक अ ब्रेक। 15 मिनट चले, फिर 15 मिनट जो है ब्रेक ले लिया, है ना, फिर चले, फिर 5 मिनट ब्रेक ले लिया। तो क्या होता है कि जब आप ब्रेक ले लेके चलोगे ना, तो यू आर गिविंग रेस्ट टू दैट पर्टिकुलर रीजन, तो उस पर कंप्लीट स्ट्रेस नहीं आता। और फिर बाद में आप उस ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हो और रेस्ट की ड्यूरेशन को कम कर सकते हो। कई बार जब लॉन्ग सिटिंग होके खड़े होते हैं तो कमर में एकदम से शूटिंग पेन आ जाता है। दैट शूटिंग पेन के कारण क्या होता है कि ऐसा लगता है कि यार माय बैक इज गॉन, अब मैं बैठने और उठने में मेरे को बहुत दिक्कत है। या कई बार पेन होते में कमर में दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन ये हैमस्ट्रिंग्स और काफ्स में पेन आ रहा है। कई बार पेन रेडिएट हो रहा है कमर से पूरे पैर में। तो ये क्या है कि सिम्टम्स दोनों के सेम रहेंगे, याद रखिए, सिम्टम्स ऑफ बल्ज, सिम्टम्स ऑफ हर्निएशन 95 to 96% सेम। आप लक्षण के आधार पे कभी ये नहीं बोल सकते हो कि बल्ज है कि हर्निएशन है। हाँ, लक्षण के आधार पे आप जो इतना बोल सकते हो कि इट में बी द बल्ज और इट में बी द हर्निएशन, लेकिन अगर हर्निएशन कंडीशन है तो थोड़ा सा दर्द ज्यादा होगा कंपैरेटिवली बल्ज के। कई बार किसी किसी को मल्टीपल बल्ज या मल्टीपल हर्निएशन भी हो जाता है। जब मल्टीपल होता है तो उनको बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है। इसके बाद देखिए, मैं आपको ये बता रहा था कि कई बार सिम्टम्स ऐसे रहेंगे कि वहां पे फीलिंग नहीं आ रही है, वो तो सर हमारे थंब में ना कुछ महसूस नहीं होता। कई बार नमनेस आने लग जाती है, सुन, पूरा पैर सुन बढ़ जाता है, पूरा हाथ सुन होता है। कई बार ऐसा रहता है कि टिंगलिंग हो रही है, बर्निंग सेंसेशन। कई कई बोलते हैं हमें तो चींटी जैसी चलने जैसा हमें महसूस होता है उस पर्टिकुलर रीजन में। कई बार कमर में बहुत ज्यादा पेन होता है ना, आप थोड़ा खड़े होकर काम कर लिया, रोटी वगैरह बना ली, खाना बनाया तो पेन हो गया, आप थोड़ी सीढ़ी चढ़ के आ गए तो पेन हो गया। तो इसमें भी सीढ़ी चढ़ने का तरीका रहता है कि जब भी आप स्टेयर्स चढ़ें तो हमेशा सीधे बॉडी के साथ चलें और हमेशा रेलिंग को सपोर्ट करते हुए चलें। उतरे तो रेलिंग पकड़ के जो है आपको डंडा रहता है। और ट्राई टू वियर दी लंबो सिक्रल बेल्ट वाइल स्टेयर्स चढ़ने में, पहली चीज। वाइल ड्राइविंग, है ना, ड्राइविंग में आपकी कार हो या स्कूटर हो, कोशिश करें गड्ढों में से गाड़ी ना निकाले, दचके ना लगे, क्योंकि हमारे गाड़ी के शॉकअप्स तो अच्छे हैं लेकिन हमारी बॉडी के शॉकअप्स अच्छे नहीं। कई बार सोते सोते, जैसे आप रात को सोए और सडनली 4 बजे एकदम इतना शूटिंग पेन हुआ कि यू मे वेकअप, आप उठ के बैठ गए हो और फिर आप जो है बैठे हुए ही हो कि आप लेट रहे हो तो बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, यू कांट टर्न योर बॉडी राइट साइड और लेफ्ट साइड, सीधे सोने में भी पेन हो रहा है।
तो ये जो कंडीशंस जो होती है ना, तो इसमें बहुत ही ज्यादा पेन महसूस होता है। तो इन कंडीशंस में ध्यान रखना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद कारण क्या होते हैं, आपने सिर्फ लक्षण तो बता दिए, कारण एजिंग। अब जैसे ये आप डमी मॉडल देखो, इसमें ये एजिंग है, ये एक 25 साल के लड़के का है, ये एक 65 से 70 साल के का है, वो एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं किया, तो धीरे धीरे ये जॉइंट्स कमजोर होने लग जाते हैं, कार्टिलेज वीक होने लग जाती है। तो एक एज के कारण कई बार हम भारी भरकम चीजें उठाना, जो मजदूर है ना, सीमेंट की बोरियां या गेहूं की बोरियां मंडी में उठा रहा है, उनको आदत है ना, उनका रोज का काम है, ठीक है। लेकिन आप और हम रोज कौन सा बोरी उठाते हैं? एक बार हमने कुछ हैवी कार्टून या टेबल उठा लिया तो कमर में एकदम लोड आ गया। सेडेंटरी लाइफस्टाइल का है कि ओबेसिटी हो गया, ओवरवेट हो गए, है ना। कई बार ऐसा रहता है कि जेनेटिक हो गया। स्मोकिंग तो वन ऑफ द मेजर रीजन है फॉर हैविंग द स्पाइनल इशू। होता क्या है कि स्मोक करने से ऑक्सीजन लेवल जो है कम होता है, और वही सेल्स जो होते हैं उनमें जो फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो डेड होना जो है शुरू होते हैं, तो जिससे हमारे जो टिश्यूज हैं किसके, एनुलस फिब्रोसिस के, वो वीक होना जो है शुरू होते हैं, तो जिससे कि हमारे प्रोलैप्स होने के और हर्निएशन होने के चांसेस जो है ज्यादा हो जाते हैं इन केस ऑफ द हर्निएटेड डिस्क। हर्निएटेड डिस्क होने के चांसेस ज्यादा होते हैं जो स्मोकिंग करते हैं। वन ऑफ माय फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, वो स्मोक बहुत ज्यादा करता था, तो वो मुझे सडनली एक बार मिला, तो वो ऑपरेट करा चुका था। तो मैंने पूछा क्या हो गया तुमको? तो बोले यार मैंने बैक का ऑपरेशन कराया, तो डॉक्टर हैज टोल्ड मी कि ये ड्यू टू द स्मोकिंग मेरे वो वीक हो गए। तो एक स्मोकिंग इज वन ऑफ द मेजर रीजन। स्मोकिंग तो किसी भी चीज के लिए अच्छी नहीं है। अब देखिए कई बार ये पोस्चरल डिफॉर्मिटी, जैसे मैंने आपको बताया था कल, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, व्हाट इज द आइडियल पोस्चर? कंधे, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल एंड हेड शुड बी इन अ स्ट्रेट लाइन। किसी के हम्प जैसा निकला हो, किसी के लंबर वाले रीजन में कर्व हो, कई लोग पीछे की तरफ झुक के चलते हैं, तो इन पोस्चर्स के कारण भी कई बार दिक्कत आ जाती है। ओबेसिटी जब पेट बढ़ेगा तो पीठ में गड्ढा होगा, और इट में बी ड्यू टू द एक्सीडेंटल इंजुरी, है ना। ये तो केवल हमने स्पोर्ट्स के डाल दिए हैं कि रग्बी है, फुटबॉल है। कई बार ऐसा होता है, जैसे साइना नेहवाल का ओलंपिक्स में जो मैच था जिसमें वो जीती थी, उनका जो एंकल है वो ट्विस्ट हो गया। तो कई बार एक्सीडेंटल इंजरीज जो है हो जाते हैं, तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें ध्यान रखना। जैसे कई बार सीढ़ी से उतरते में, बाथरूम से निकलते में, कई बार हम फिसल गए या खेलते खेलते गिर गए, है ना। हमारे यहाँ पे एक केस आया था कॉलेज में। एक बार एक लड़का है, उसका कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, 12 लाख का पैकेज। ये आज से कुछ 5 साल पुरानी बात है। तो दिक्कत ये हुई कि वो आया और आके बताने लगा कि सर मैं प्लेसमेंट हुआ, प्लेसमेंट होने के बाद हमें जो है वो हाथ पैर पकड़ के ऊपर उछाला खुशी के मारे, और नीचे से लात मारना शुरू कर दिया। तो किसी ने शूज ऐसा मारा कि उनकी टेलबोन पे पड़ा और टेलबोन जो है टिल्ट हो गई। उसके कारण जो है इट टेक्स अराउंड 20 days टू रिकवर, है ना। तो कई बार ऐसे एक्सीडेंटल इंजरीज भी हो जाते हैं, भले आपके अच्छे बुरे या कोई एक्सीडेंट हो गया हो तो उसमें भी ऐसी इंजरीज जो है हो जाती हैं। लेकिन सब चीज रिकवरेबल होती है, लेकिन आपको प्रॉब्लम्स को समझना बहुत जरूरी है। व्हाट नॉट टू परफॉर्म, देखिए क्या करना है ये तो आपको आराम से बताऊंगा, क्या नहीं करना है ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपको पता होना। बल्ज और हर्निएशन के लिए बोल रहा हूं मैं स्पेशली। पहली चीज जो है, ये भुजंगासन नहीं करना चाहिए। भुजंगासन करने से अब होता क्या है कि भुजंगासन अगर हम रिपीटेटिवली कराएं, है ना, यूट्यूब पे देखने के बाद आप सर्च करके देखना 5 बेस्ट आसन फॉर बैक पेन या बल्ज टेस्ट, तो ये आसन ही बताएंगे। अब इसमें क्या होगा, ये जो बल्ज वाला जो रीजन है वो और ज्यादा निकलेगा। सेम कैट एंड काउ पोज, माजरी आसन को वन ऑफ द बेस्ट आसन बोलते हैं फॉर द स्पाइनल इश्यूज, लेकिन बल्ज और हर्निएशन में हमेशा वी हैव टू अवॉइड। अब चक्रासन है, ये क्रंचेस हैं। अब जैसे कई बार क्रंचेस लगवाते हैं
बोलते हैं कि आप क्रंचेस लगाओ तो जिससे आपका जो लोअर बैक में ना स्ट्रेंथ डेवलप होगी, लेकिन बैक पेन है तो आप क्रंचेस लगा ही नहीं पाते हो, भले आपके हाथ पकड़ के हम लगवाएं खींचें तब भी बेनिफिट नहीं होगा। कई बार हम जाते हैं तो इसमें ये वीरभद्रासन, कोण आसन, पार्श्व कोण आसन, इन आसनों को जो है कराया जाता है। अब इन आसनों को कराने के बाद ऐसा बोलते हैं कि भैया ये आपके लोअर बैक में स्ट्रेंथ जो है डेवलप होती है, लेकिन ये जो बल्ज वाला जो रीजन है ना इट कम्स आउट, तो उससे ये प्रॉब्लम रिकवर नहीं होती। पश्चिमोत्तानासन कोई बेनिफिशियल नहीं है। अब जैसे ये आप साइड बेंडिंग्स में देखो, है ना, कोण आसन, पश्चिम कोण आसन, इन आसनों को पेशेंट कर ही नहीं पाता, और कई बार ऐसा होता है कर लिया तो बाद में जो है पेन जो है ट्रिगर हो जाता है, तो इसीलिए साइड बेंडिंग्स वगैरह जो है अवॉइड की जाती हैं। अब ये उष्ट्रासन है, नौकासन है, ये सर्वांग आसन है, तो इन आसनों को अवॉइड करना चाहिए, है ना। अब जैसे मैं ये स्लाइड इसको मिनिमाइज करता हूँ, इसकी नेक्स्ट एक और स्लाइड होगी। अब देखिए, योगा फॉर हर्निएटेड डिस्क। अब देखिए हर्निएटेड डिस्क के लिए बेस्ट आसन, आप सोच सकते हो जिसको इतना क्रॉनिक पेन है कि चलने में उसको लिंपिंग हो रही है ना, बेल्ट पहन के वो जा रहा है आ रहा है, इतना क्रॉनिक पेन, ही कैन परफॉर्म दीस आसन्स, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ये मैं इंटरनेट से ही लिए, योगा फॉर हर्निएटेड डिस्क सेफ, पॉसिबल नहीं है। तो ये तो आसन अवॉइड ही है, लेकिन कैट एंड काउ इनको भी अवॉइड करना चाहिए। वंस द पेन हैज बीन स्टॉप, उसके बाद आप इनको परफॉर्म करना शुरू कीजिए, तो आपको ये क्या होता है और अच्छे बेटर रिजल्ट्स जो है देना स्टार्ट करेगा। अब ये ओवर स्ट्रेचिंग, कई लोग बोलते हैं कि खींच, हम उसको स्ट्रेच आउट कर देते हैं। स्ट्रेच आउट करने से क्या होगा, वी आर ट्राइंग टू गिव द ट्रैक्शन, है ना, तो वो जब अपना शेप पे आएगा ना तो वो डिस्क अपनी जगह रिगेन कर लेगी, लेकिन ये पॉसिबल जो है नहीं हो पाता। आप इसमें रोप से बांध लो, रोप से स्ट्रेच आउट कर लो, तो वो बेनिफिशियल नहीं रहता है। अब इसमें देखिए 3 तरीके से पेशेंट्स को जो हम डायग्नोज कर सकते हैं, कल भी मैंने आपको बताया था, डिजिटल एक्सरे है, एमआरआई है, और कंप्यूटेड टोमोग्राफी जिसको हम जो है सिटी स्कैन बोलते हैं। अब देखिए रिपोर्ट्स तो हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के साथ यू हैव टू डायग्नोज विद द सिम्टम्स। सिम्टम क्या है उनको, कई बार ऐसा होता है कि सिम्टम कुछ नहीं रहते। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं हूं, मुझे भी नॉर्मल स्पाइन में बल्ज हो सकता है, कहीं हो सकता है सिटिंग पोस्चर ज्यादा है तो, है ना, लेकिन पेन नहीं है। किसी को स्पाइन बिल्कुल नॉर्मल निकलती है लेकिन उसको पेन बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डायग्नोज द पेशेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द साइन एंड सिम्टम्स। उस पर्टिकुलर व्यक्ति को क्या लक्षण जो है आ रहे हैं, ये मैंने आपको कल क्लास में जो है बताया था, यही कॉमन सिम्टम्स जो है उस व्यक्ति को आएंगे। बाकी ये हेल्प करते हैं कि उनकी कौन से रीजन में प्रॉब्लम है, क्या उनको कर्व रिलेटेड डिफॉर्मिटी है, क्या उनको पर्टिकुलर कंप्रेशन है, किन्हीं 2 वर्टिब्रास के बीच में है, या उनको 3-4 डिस्क में जो है दिक्कत है, तो ये आपको जो है मालूम पड़ जाए, क्या उनको फेसेट जॉइंट्स में दिक्कत है, तो ये सारी चीजें जो है आपको एमआरआई रिपोर्ट्स के द्वारा मालूम पड़ती है। अभी नॉर्मल एक्सरे है, अब एक्सरे देख के इसमें बल्ज हर्निएशन कुछ मालूम नहीं पड़ रहा, तो इसीलिए अगर मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि पेशेंट अगर आपको एक्सरे रिपोर्ट दें और वो एक्सरे रिपोर्ट तो नॉर्मल दिखाई दे रही है आपको, लेकिन उनको एक साइड पेन महसूस हो रहा है, तो आप उनको रिकमेंड करें कि यू शुड गो फॉर द एमआरआई रिपोर्ट। तो एमआरआई रिपोर्ट्स में डिटेल एग्जामिन होता है, तो उसमें आपको एग्जैक्टली मालूम पड़ जाएगा कि उनको प्रॉब्लम जो है क्या है, बल्ज है तो कौन सी जगह पे बल्ज है। तो जैसे देखिए एमआरआई रिपोर्ट है, ये कराया फॉर एग्जांपल, तो देखिए ये डिस्क 2 जगह से ये स्ट्रेच आउट हो रही है ना। अब ये स्ट्रेच आउट हो रही है, बल्ज और हर्निएशन है क्या, ये देखिए मुझे तो पता है क्योंकि मैंने अपने पेशेंट की रिपोर्ट में से लिया तो हर्निएटेड की थी, क्योंकि ये आपकी प्रिंटेड रिपोर्ट में हमेशा मेंशन रहेगा, वेदर इट इज हर्निएटेड वेदर इट इज अ बल्ज, तो ये मालूम पड़ेगा। देखिए नॉर्मल डिस्क अंदर से सफेद रहेगी, जब भी आप रेडियो फिल्म्स को लाइट में आप करके देखें, और अगर ये यहाँ से काली हो रही है, ये स्ट्रेच आउट होके ये स्पाइनल कैनाल को कंप्रेस करके, तो ये जो प्रॉब्लम है इट मे बी द बल्ज और हर्निएटेड। जैसे ये दूसरा केस देखिए, इसमें ये बल्ज है,
और herniated। देखिए ये, तो इनसे आपको पता चलेगा। नाउ रिलेट ये कौन सी जगह पे है, ये हमारा L5S1, ये L4। तो अब पेशेंट के साथ रिलेट करिए, कमर में पेन है, बटक में है, थाई में है, आपको पिंडलियों में है, तो अब आप उससे पूछेंगे तो पेशेंट जो है आपको बताना शुरू करेगा कि हाँ हमें फला फला इतनी सारी जो है प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है, अब दूसरा देखिए, ये फिर से एक और रीजन है। ये डिस्क बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ये देखिए स्ट्रेच आउट हो गए, ये कंप्रेशन कर रही है। ये कंप्रेशन राइट साइड से है कि लेफ्ट साइड से है, ये उनकी प्रिंटेड रिपोर्ट्स में जो है मेंशन रहेगा। ये बस रेडियो फिल्म देखने का तरीका है, जैसे 1 और ये 2, बाकी ठीक है ना। अब जैसे ये आप देखिए बिफोर ऑपरेशन, ये यहाँ बल्स था, फिर ये यहाँ पे इनका क्या करा आफ्टर ऑपरेशन में। आजकल लेजर ऑपरेशन हो जाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि जो रीजन बाहर निकल के आ रहा है ना, उस रीजन को वो केवल रिमूव कर देते हैं, कट कर देते हैं, और तो बाकी नॉर्मल रहता है। सबसे अच्छी चीज क्या है कि ये जो एंडोस्कोपिक जो सर्जरीज जो होती हैं, उसमें सबसे अच्छी चीज होती है कि लेजर सर्जरी कराने से पेशेंट जब आसन या एक्सरसाइज करना शुरू करता है ना, तो नॉर्मल आसन कैन परफॉर्म। लेकिन जब ये ऑर्थोप्लास्टी जब होती है, एंडोप्लास्टी जिसे मैं कहूंगा, जिसमें स्क्रू या नट्स जब लगा देते हैं, है ना, जैसे आपने फैसेट जॉइंट्स में देखा था, तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि पेशेंट्स के लिए रेस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं कि उनको आगे झुकने वाली, पीछे झुकने वाली या एक्सट्रीम ट्विस्टिंग वाली एक्सरसाइजेस जो है नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस जगह स्क्रू लगे वो जगह फिक्स है एकदम। जब वो फिक्स वाली जगह पे अगर मूवमेंट्स होंगे ज्यादा स्ट्रेचिंग के या प्रेशर के, तो पेन, एक्सट्रीम पेन जो है ट्रिगर हो जाता है। अब देखिए ये जो आप देख रहे हो, ये रूटलेट हर्निएशन, ये आफ्टर ऑपरेशन, ये नॉर्मल है। ठीक है, अब डाइट कौन सी लेनी चाहिए, मैंने आपको बताया था, आसन्स आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अब देखिए डाइट कौन सी लेनी चाहिए। पहली है जो इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट जो है लेनी चाहिए। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड कौन से होते हैं, जो हीलिंग को बूस्ट करते हैं और रिड्यूस करते हैं इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मतलब जो सूजन आ रही है, पहली चीज, जो स्वेलिंग जो आ रही है उसको रिड्यूस करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल है। जैसे टमाटो है, स्ट्रॉबेरी है, इसमें हमारे पाइनएप्पल है, वॉलनट्स है, ये आलमंड है, ये सिट्रिक वाली जो चीजें हैं बेनिफिशियल है। और बेरीज, तो इसमें जो ब्लूबेरीज हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या आप उनको जो है रिकमेंड कर सकते हो कि सिनेमन है, ये जो स्टार जो वो रहता है, जो हमारे मसालों में जो प्रेजेंट है वो, और ये अदरक, इसका अगर आप टी बना के पियोगे तो ये भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। ये हेल्प करती है केवल इन्फ्लेमेशन कम करने में, स्वेलिंग कम करने में हेल्पफुल रहती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन और पेन में जो है बहुत ज्यादा आराम मिलता है। कुछ चीजें जो है ध्यान रखनी चाहिए साथ में, अगर किसी को एकदम शूटिंग पेन है ना, तो आप उसमें लिमिटेड एक्सरसाइज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, मुझे बहुत तेज पेन है, अब मैं बैठ के खड़े होऊंगा या मैं मूवमेंट्स करूंगा, दिक्कत है, तो उसमें क्या है कि इनिशियल फेजेस में हमेशा याद रखिए कि बेसिक से शुरुआत कीजिए। जब पेन कम हो तो एक्सरसाइजेस बढ़ाना है, साथ में एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज, तो बेड रेस्ट टाइम रहता है कि पीरियड ड्रिंक नॉर्मल वाटर, ज्यादा पानी नहीं पीना, नॉर्मल वाटर पियो, क्योंकि यूरिनेशन होगा तो आपको वॉशरूम जाना रहेगा। आप ऐसी चीजें मत खाइए जिनसे कॉन्स्टिपेशन हो। मुझे कमर में दर्द है और अगर मैं कॉन्स्टिपेटेड चीजें ज्यादा खाऊंगा तो मुझे क्या होगा कि गैस्ट्रिक इश्यूज भी होंगे, और कॉन्स्टिपेशन होगा तो गैस्ट्रिक इश्यूज होंगे, तो उससे मेरा पेट फूलेगा, तो मेरे लोअर बैक में जो है कई बार प्रेशर जो है आने लग जाता है। पेन किलर आप ऑलरेडी खा रहे हो, है ना, और साथ में आप ज्यादा जंक फूड खाओगे तो उससे कॉन्स्टिपेशंस जो है हो जाते हैं। तो उस दौरान आपको हाई शुगर, कार्बोनेट ड्रिंक, अल्कोहल जो है कम करना चाहिए, क्योंकि आप पेन किलर्स जो है ले रहे हो। साथ में ट्राई करो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स कंज्यूम करें, उसमें हम जितना आप शुगर अवॉइड करोगे, क्योंकि शुगर से इन्फ्लेमेशन होता है। ठीक है, कार्बोनेट ड्रिंक्स जो होती है इन्फ्लेमेशन होता है। अल्कोहल जो रहता है इससे भी इन्फ्लेमेशन होता है। अल्कोहल और पेन किलर कभी भी साथ में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, कई बार रिएक्शन कर गया तो
तो दूसरी प्रॉब्लम हो जाएगी रिएक्शन की। इसीलिए मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ कि जैसे कभी ड्रिंक भी जैसे करते हैं तो देयर शुड बी द गैप बिटवीन 3 to 4 आवर्स, है ना। अगर कोई बीपी का पेशेंट है, आप नॉर्मली आपके नॉलेज के लिए भी याद रखिए, बीपी का पेशेंट है, शुगर का पेशेंट है, कोलेस्ट्रॉल की अगर दवा लेते हैं या थायराइड की दवा लेते हैं, तो हमेशा जो ड्रिंक करने वाले जो लोग हैं, देयर शुड बी द गैप ऑफ 3 to 4 आवर बिटवीन द मेडिकेशन एंड द अल्कोहल, ताकि रिएक्शन करने का वक्त ना मिले। अब देखिए कोलेजन टाइप 1 एंड टाइप 2। कोलेजन टाइप 1 किसमें होते हैं? ये एनुलस वाले रीजन में होते हैं। कोलेजन टाइप 2 कहाँ होते हैं? ये न्यूक्लियस वाले रीजन में जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसको हम न्यूक्लियस पपुलिस बोलते हैं। कोलेजन किन चीजों से डेवलप होता है? अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स का मतलब होता है प्रोटीन, जिंक। अब ये डाइट कौन कौन सी है प्रोटीन रिच वाली? कौन सी है? जैसे बीन्स हो गए, बीन्स जैसे हमारे ये राजमा जो है, नट्स में वॉलनट और आलमंड, होल ग्रेन्स आप ले सकते हो उसमें। विटामिन सी, विटामिन सी सिट्रिक वाली चीजों में जो है प्रेजेंट होते हैं, जैसे नींबू वगैरह तो इसमें अवॉइड करना चाहिए, खट्टी चीजें जो अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन सप्लीमेंट्स में हेल्पफुल रहता है जो कि इन्फ्लेमेशन कम करने में। जिंक मिलेगा आपको ज्यादातर सीड्स में मिलेगा, सनफ्लावर और पंपकिन सीड्स। अब इसमें मैंगनीज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हेल्प करता है। ये जो लिगामेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं ना ये आसपास, इनके जो लिगामेंटम ऑफ फ्लेमम, ये लिगामेंट्स हैं लॉन्गिट्यूडनल और ये हाइपरट्रॉपी, तो ये टेंडेंस को उनको रिकवर करने में मैग्नीशियम जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। और ये मैग्नीशियम अधिकतर हमें मिलता है ये डाइट में, जैसे ब्राउन राइस है, ओट मील है, ग्रीन वेजिटेबल्स, डार्क चॉकलेट, तो ये हेल्पफुल होता है। जैसे लिगामेंटम ऑफ फ्लेमम इस जगह प्रेजेंट है, फिर सुप्रास्पिनियस लिगामेंट है, पोस्टीट्यूटनल लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है। तो इनकी रिकवरी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि इतना डिटेल एग्जामिन नहीं रहता, लेकिन फिर भी अगर आप डाइट्स में थोड़े से सुधार करते हो तो क्या होता है कि ये इन चीजों में स्ट्रेंथ डेवलप करना शुरू करेगा, इनको रिकंस्ट्रक्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल करता है। फिर अवॉइड एसिडिक फूड। एसिडिक फूड क्या करते हैं कि ये एसिडिक प्रेशर जो है बनाते हैं, कहाँ पे? ये वॉल्स ऑफ डिस्क एंड स्ट्रेचेस। तो इसमें जो फ्राइड चीजें हैं, पिज्जा है, बर्गर है, ब्रेड है, पिज्जा, कुरकुरे, हाई शुगर जो चीजें हैं, इनको जो है अवॉइड करना चाहिए। अगर आप इन चीजों को अगर हम अवॉइड करते हैं एसिडिक फूड्स को, तो उसी से हमारा लगभग 50% पेन रिलीफ जो है हो जाता है। हमें सप्लीमेंट्स में विटामिन डी देखिए हमारी नर्व्स के लिए भी रहता है, B12, और साथ में हड्डियों के लिए भी रहता है ना। B12 स्पेशली नर्व्स के लिए रहता है, तो ये डेवलप मसल्स एंड बोन, ठीक है। अभी किस चीज में मिलेगा विटामिन डी? सोया मिल्क है, मशरूम है, फोर्टिफाइड सीरियल है, आलमंड, वॉलनट, सनशाइन। वही विटामिन B12 कोल्बामिन, मतलब ये कोल्बामिन नाम का ये प्रोटीन जो है मिलना चाहिए, ये नर्व्स को डेवलप करता है। ये देखिए सबसे ज्यादा तो रहता है नॉनवेज में, जो रोस्टेड जो नॉनवेज जो रहता है उसमें सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहता है। बाकी कई लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो डेयरी प्रोडक्ट, फोर्टिफाइड सीरियल्स, नॉनवेज, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये फिश में भी प्रेजेंट होता है। लेकिन फिश में कौन सी? सैल्मन। ये रेड मीट में भी प्रेजेंट होता है। ये पोल्ट्री, ये चिकन में भी प्रेजेंट होता है, एग में भी प्रेजेंट होता है, क्रैब में भी प्रेजेंट होता है। लेकिन जो लोग नहीं खाते हैं वो इन चीजों को जो है नॉर्मल डेयरी प्रोडक्ट्स और ये सीरियल्स के फॉर्म में या उसमें बीन्स या बेरीज में जो है प्रेजेंट रहता है, तो उसमें ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो ये है सेशन आज का। अब इसमें कुछ पूछना हो तो पूछिए आप, क्योंकि इसको जो है हम और आसन सब कल देखेंगे, क्योंकि उसमें बताने में ना ऑनलाइन थोड़ा समय लगता है। तो कल हम जो है आसन वाला पोर्शन कवर करेंगे। अभी जो आपको पढ़ाया है इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो, तो मैं आपको क्लियर समझा दूंगा, एक बार रिपीट भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बाकी हाँ बोलिए। सर कल शनिवार कल है क्या कि मंडे है? देखिए कल मैं वैसे शनिवार को क्लास लेने वाला था, लेकिन मेरा क्या है
कि कल ना मेरा ल्यूपिन कंपनी में सेशन है, एक्चुअली वीकेंड सेशंस रखे हैं वहां पर, तो मुझे वहां सेशंस लेने के लिए जाना है, तो हम मंडे को ही हम उसको जो है कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको होमवर्क देना चाहूंगा, ये जो हम कल नेक्स्ट क्लास में जो आपसे पूछूंगा, पहला तो यही क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बल्ज एंड हर्निएशन। बल्ज और हर्निएशन में क्या अंतर होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक बल्ज क्या होती हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, सवाल मेरा ये है कि जो डाइट है ना, उसमें विटामिन डी के अलग अलग सप्लीमेंट्स के, विटामिन डी के अलग अलग सप्लीमेंट्स और मैग्नीशियम के अलग अलग सप्लीमेंट्स जो है आप पता करके आइएगा, है ना। जब आप इसको डिस्कस करोगे तो आपको ये याद हो जाएगा कि हाँ हमें कौन सी डाइट लेना है। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड जो है कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में आप पढ़ के आइएगा। मैं ये इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस जो है आपसे पूछूंगा। आज का सेशन तो हमारा रिकॉर्डेड है, तो इस सेशन को जो है मैं अपलोड करूंगा, रात को करूंगा, ठीक है। क्योंकि ये जो यहाँ से जब मैं रिकॉर्डिंग बंद करूंगा ना, तो इट टेक्स फ्यू आवर्स, तब ये मेरे ड्राइव में जो अपलोड होता है गूगल मीट की तरफ से, ठीक है। कुछ तो बोलो। ओके सर। ठीक है, चलिए फिर मंडे को आसन्स बताऊंगा, तब उसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। चलिए मैं रिकॉर्डिंग बंद करूं जरा। यस सर।